गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने मध्यकाल की भाषाएं की शुरुआत की थी, जिसमें हमने शेरशानी भाषा की थी, महाराष्ट्र की थी। आज हम 85 प्राकृत करेंगे। 85 प्राकृत के हम रूप कर रहे हैं ना, जैसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, प्रथम पाली थी, द्वितीय प्राकृत थी, तृतीय प्राकृत कौन सी है? 85। फिर आ जाएगी मगधी प्राकृत। ऐसे पश्चिमी प्राकृत को 85 का ग्राम्य भाषा, भूत भवन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कक्य भाषा, शेषकैन भाषा 85 और पंचाल 85 इन 3 प्रकार की 85 भाषाओं का आधार नामकरण किया है। ठीक है, फिर से देखो, मार्कंडेय ने प्राकृत सर्व में कैक्य 85, शेरकैन 85, पचाल 85 इन 3 85 भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। आगे आ गया मगधी प्राकृत। मगधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है, इसे मगध देश में बोला जाता है। फिर आ गया मगधी शैर सैनित। ठीक है, मगधी के शाकाहारी, चंडाली और शबरी में 3 प्रकार मिलते हैं। जो मगधी शैर सेन थे ना, उसमें शाकाहारी, चंडाली, शबरी 3 प्रकार के मिलते हैं। मगधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। मगधी प्राकृत का जो प्राचीनतम रूप है वह अश्वघोष के जो नाटक थे ना, उसमें मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मगधी अंत पूर्व एक नौकरों अश्वपालों की भाषा थी। भरत मुनि के अनुसार जो मगधी है ना, वो अश्वयालों और नौकरों की भाषा मानी गई है। अर्ध मगधी प्राकृत आगे आ गया। अर्ध मगधी, पहले मगधी थी, अब अर्ध मगधी प्राकृत। अर्ध मगधी प्राकृत संबंध में जॉर्ज ग्रेयसन ने बताया कि यह मध्य देश शूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या और कौशल की भाषा थी। जो अर्ध मगधी प्राकृत है वो प्राकृत संबंध से जॉर्ज ग्रेयसन ने इसके बारे में क्या बताया कि ये मध्य देश शूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश जो कि अयोध्या और कौशल की भाषा थी। अर्ध मगधी का प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। अर्ध मगधी का प्रयोग किससे हुआ था? किसमें हुआ? जैन साहित्य में। बौद्ध का पाली में। ठीक है, महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश ही इसी भाषा में हुआ है। बौद्ध का प्रचार हुआ था पाली में और जैन को हुआ अर्ध मगधी में। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्ध मगधी को चेट, राजपूत और सेठी की भाषा बताया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्ध मगधी को चेट, राजपूत एवं सेठी की भाषा बताया है। अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा जाता है? भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप अपभ्रंश है। जो मध्य भारतीय आर्य थे उनका अंतिम रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश शब्द तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा की रचना मुनि राम सिंह ने की थी। किसने की थी? मुनि राम सिंह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? मुनि राम सिंह ने। जा सकता है मुनि राम सिंह जी का दोहा कौन सा है? पाहुड़ दोहा। अपभ्रंश के कुल 10 स्वर हैं। कितने स्वर है अपभ्रंश में? 10 स्वर। शंभु ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए अवहत्य का उल्लेख किया है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा आचार्य कौन है? हेमचंद। कौन है? हेमचंद जी। याकोबी ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना। जो बाकी सबने इसको देश भाषा माना, पर जाकोबी था ना, उसने इसको देश भाषा अपभ्रंश को नहीं माना। डॉक्टर कीथ ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों और गुजरों से माना है। किससे माना है? अभीरों और गुजरों से। ठीक है, परमोच्चार्यों के उत्तरार्धात भाग की रचना त्रिभुवन की है। परमोच्चार्यों में जो उसके उत्तरार्ध भाग था उसकी रचना त्रिभुवन ने की है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात स्वयंभू ने किया है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? स्वयंभू ने। स्वयंभू ने किस भाषा में कृष्ण कथा का सूत्रपात किया? अपभ्रंश में। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्ध मगधी से हुआ। अपभ्रंश के शब्दों में ट वन की ध्वनियों का बहुमूल्य है। अपभ्रंश के शब्दों में ट वर्ग है, उसकी ध्वनि का बहुमूल्य है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को ट वर्ग मतलब ये हो सकता है, जैसे हम कई होते हैं ना, कई के इलाकों में वो शब्द बहुत यूज होता है, जैसे
पंजाबियों में होता है जैसे वो किता वाह किता सी, वाह वाह होता है, इसमें इनके ट लगता है, ठीक है। स्वंभू ने अपभ्रंश को देशी भाषा कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलारी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वंभू हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वंभू। परम पाउमचार्यो अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसकी रचना स्वंभू ने अपभ्रंश में की थी। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेमी सिद्धू ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए, ठीक है। उपनगर, अभीर और ग्राम्य। नेमी सिद्धू ने 3 जो बताए थे इसके, उपनगर, अभीर और ग्राम्य। अपभ्रंश का अंतिम कवि राइदू था। कौन था? राइदू, अपभ्रंश का अंतिम कवि। ऐसे आज हमने मध्यकाल की कुछ भाषाएं का किया है। कल हम नेक्स्ट भाषा का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। धन्यवाद।